आज महापुरुषों की धरती साकेत में, जिसको अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, आज 16वें प्रभु जन सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं सर्वप्रथम इस साकेत नगरी को नमन करता हूं और यहां पहुंचे हमारे इस मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, नमन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो हम लोग ना हो, और अगर होते भी तो आज ये जो सम्मान का जीवन हम लोगों को मिला है, तो ये सम्मान का जीवन भी हम लोगों को नहीं मिल पाता। हम पैदा तो हो जाते, पृथ्वी पर तो होते, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और झूठन पर जिंदा होते। अगर उन महापुरुषों ने अपने जीवन संघर्ष से और तमाम तरह के यातनाएं, आरोप, अपमान सहकर अगर इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो मैं औरों से ज्यादा अपनी तरफ देखता हूं। अगर उनका प्रयास ना रहा होता तो आज एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सदस्य नहीं होता, भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य नहीं है। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु कबीर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, महाबना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, मां वीरांगना बाई अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा शेख, मां उदादेव पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, करोड़ों महिलाओं के मुक्तिदाता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम बी प्रजापति जी, संत तुकाराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को आज इस मंच से मैं नमन करता हूं। और नमन के बाद आजाद भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मैं आज के इस अहम दिन पर, क्योंकि हम लोग जोड़ने के लिए निकले हैं, भाईचारा बनाने के लिए निकले हैं, उनको भी आज याद करता हूं। सम्मानित साथियों,
इस कार्यक्रम को अपने योगदान और मेहनत से आगे बढ़ाने वाले इस मंडल के मुख्य प्रभारी मानस राय जी, मंडल प्रभारी मनोज चौधरी जी, मंडल प्रभारी राहुल चौधरी जी, प्रदेश सचिव भाईचारा आशुतोष भारतीय नागरिक जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर सानेंद्र वर्मा जी, जिला अध्यक्ष अयोध्या देवेश कुमार पिंटू जी, जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर जय सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर राजकुमार जी, जिला अध्यक्ष अमेठी हरिश्चंद्र कोरी जी, जिला अध्यक्ष बाराबांकी सुनील कुमार जी, मंडल प्रभारी मनोवर हुसैन जी, मुकेश गौतम जी, अमरनाथ जी, एडवोकेट विनय वर्मा जी, एडवोकेट अनिल निगम जी, अजीत कुमार जी, अमित कुमार जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मीडिया के बंधुओं, पुलिस के भाइयों बहनों, और आज राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी को जब उन्होंने इस आंदोलन से जोड़ा है तो मैं हरदय राम मौर्य जी का, सुजीत रावत जी का, सुनील शर्मा जी का, राम निहोर निषाद जी का, राम जन्म मौर्य जी का, मोहम्मद शकील जी का, सुनील सेन जी का, राम दयाल जी का, विक्रम रावत जी का, उन तमाम भाइयों का बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास दिखलाई। और प्यारे साथियों, हालांकि ये हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जमा किया है ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुजन समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है। और मैं आज इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ कथनी नहीं, करनी के तौर पर भी हम पिछड़े और अति पिछड़े समाज को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के साथियों को लगभग 50% आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पाल समाज को, प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, मौर्य समाज को, साक्य कुशवाहा समाज को, सैन विश्वकर्मा समाज को, नुनिया चौहान, राजभर निषाद और अन्य सभी पिछड़े वर्ग के, उपेक्षित वर्ग के भाइयों को हम लोग मेहनत करके संगठन से हिस्सेदारी देके विधानसभा भेजने के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे कि वो जाकर विधानसभा में ऐसे नीतियां बनवाने का काम करे कि हाशिए पर बैठे हर एक व्यक्ति को मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिले और समता मूलक समाज बने और आने वाला जो समय है वो मानवतावादी राज का हो। प्यारे साथियों, आज श्रद्धेय रामेश्वर पवन जी की किताब बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस पुस्तक का विमोचन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ प्यारे भाई निषाद जी ने, जो दिव्यांग है और व्हील चेयर पे आए हैं, ये फूलन देवी संजीव जीवनी के रूप में एक ऐतिहासिक संघर्ष को भी मुझ तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि मैं तो हमेशा ही इनके संघर्ष को जनता के सामने रखता रहता हूं। प्यारे साथियों, जब मैं ये पुस्तक देख रहा था तो मैं उस समय को भी याद कर रहा था कि जब लेखनी कुछ खास लोगों के हाथ में थी। जब लेखनी कुछ खास हाथों में थी तो लिखा क्या जाता होगा, इस बात को भी आप समझिए। अगर ना होता भारत का संविधान तो आपके हाथों तक ये कलम नहीं पहुंचती।
और अगर ये कलम नहीं आती तो ना चंबल के भीड़ों से संसद तक ये किताब मेरे हाथ में आती और ना ही श्रद्धेय रामेश्वर पवन जी की लिखी ये किताब मेरे हाथ में आती। मैं संविधान निर्माताओं को और उनमें भी 22 घंटे जागकर भारतीय संविधान को लिखने वाले उसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात पे पहरा देते हैं, तो मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि वो थोड़ा सा बैठ जाएं। ये जो महिलाओं के पीछे नौजवान साथी खड़े हैं और ये जो बिल्कुल सामने साथी खड़े हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि अगर उनको कहीं जगह मिलती हो तो वो कृपया बैठ जाएं। और ये एक उदाहरण भी पेश होगा शासन प्रशासन के सामने कि भाई हमारे कार्यकर्ता कितने अनुशासित हैं और वो हमारी एक आवाज पे किस तरह पहरा देने का काम करते हैं। और ये एहसास भी उन तक जाएगा सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से, मठाधीशों से, कि आने वाले कल में जो कार्यकर्ता ना आंधी देखता, ना तूफान देखता, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना साधन संसाधन देखता, ना अपना भूखा पेट देखता, और जिस तरह से लगातार वो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का होगा, इस बात का एहसास भी उनको हो जाएगा। साथ साथ इस बात के एहसास के साथ साथ इसका टेलर वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी उनको देखने को मिलेगा। जब ग्रामीण सरकार बनेगी, प्रधान बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए तो सत्ता से टकराव करना पड़ेगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, इस बात को भी बिल्कुल छुपा नहीं सकता। प्यारे साथियों, कुछ लोगों ने यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे भागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना। हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं, इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें।
सीमा न लांगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। इस बात को याद रखें। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां हैं, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मुकाबला करो, यही अयोध्या में आपके बीच आओ। प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समता मूलक समाज बनाना। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये दल क्षेत्रीय है, यह आने वाले समय में राष्ट्रीय दल बनेगा, इसका फैसला तो मैं अपने सम्मानित नेताओं के ऊपर छोड़ता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये दल अपनी उपस्थिति को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से दर्ज करा चुका है। एक वो कोना जो उत्तराखंड के बॉर्डर से मिलता है, जिसको बिजनौर कहते हैं, क्रांतिकारी धरा बिजनौर, उस बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र नगीना से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कार्यकर्ता को जिता के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और ऐसा नहीं है कि 4 जीते या 3 जीते, 5 विधानसभा जीते हैं। 5 विधानसभा में विरोधियों को पटक नहीं देने का काम किया है। 5 विधानसभा में लीड ली। सम्मानित साथियों, और फिर 6 दिन का चुनाव नेपाल के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में जाके लड़ा। 4 दिन एक बार और 2 दिन एक बार, 6 दिन में उसके वहां प्रचार में रहा हूं। और 6 दिन के अंदर प्रचार के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेहनत की वजह से, एक एक साथी की मेहनत की वजह से 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर मिला। ये इस बात का उदाहरण है कि पूर्व हो या पश्चिम या उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हवा लग रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, साफ सुथरी बात कहता हूं। पिछले 15 प्रोग्राम जो सहारनपुर से शुरू हुए और प्रदेश के कोनों कोनों में गए, सभी मंडलों में, ये 16वें मंडल का कार्यक्रम है। ये 16वां प्रभुजन सम्मेलन है। इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम बरेली में था। आज 21 तारीख है, 17 तारीख को बरेली में था। जितने लोग अंदर थे कार्यक्रम में, उससे 6-7 गुना मीडिया का कहना है कि लोग बाहर थे। और इसी तरह के पंडाल बाहर भी बने थे। पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैं भी और सामने वाले भी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसी नदी में कूद कर आए। फिर जाते ही कपड़े बदलकर पुनः लोगों के बीच में जाना था। तो आज भी मैं एक अलग से एक आवश्यक जोड़ी लेके आया था, लेकिन यहां बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ा सुकून से कह रहा हूं कि इसी एक जोड़ी में आज का काम चल जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, प्रभुजन सम्मेलन क्यों? प्रभुजन सम्मेलन इसलिए कि नौजवानों ने अपनी क्रांति से साबित कर दिया कि वो इस संघर्ष को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक कमी महसूस होती थी कि जो अनुभव है और जो जोश है, जब तक ये मिलेगा नहीं, एक टीम नहीं बनेगी, एक परिवार नहीं बनेगा, एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, तब तक बात दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर यह तय हुआ कि सभी मंडलों में जाकर प्रभुजन सम्मेलन होंगे और वहां रहने वाले पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जेल जिला पंचायत सदस्य, पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों के साथ उनको निमंत्रण भेज के उनसे चर्चा परामर्श होगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव के आधार पर आजाद समाज पार्टी काशीराम को में उन सुझावों को लगाकर एक शक्ति बनाई जाएगी। और जब शक्ति बनेगी तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भूखे पेटों तक भी स्वस्थ भोजन आएगा, साफ सुथरा भोजन आएगा, आपके प्यासे गलों में भी साफ सुथरा पानी आएगा और आपकी आंखों के आंसू खत्म होंगे, आपका वो इंतजार खत्म होगा जो इंतजार एक लंबे समय से यहां हक वंचित समाज के लोग कर रहे हैं। प्यारे साथियों, पहले प्रबुद्धजन सम्मेलन होते थे, लेकिन तमाम पार्टियां एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाती थी और बाकी लोगों को सामने बिठाती थी और ये कहती थी कि ये प्रबुद्धजन है, इनके आधार पे हमें चलना। लेकिन हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग, मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, उनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों पत्रकार, हजारों चिंतक, हजारों प्रोफेसर, हजारों तमाम तरह के कुशल प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानकर एकजुट होकर, समन्वय बनाकर, नीति बनाकर, विधि बनाकर, समर्पित भाव से काम करना चाहिए। इसलिए प्रबुद्धजन सम्मेलन बुलाए और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को मंच पर बिठा के, जो हक वंचित बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मंच पर बिठाकर उनके जरिए चर्चा परिचर्चा करके, जो दूसरे दल मनुवाद की विचारधारा को पालन करते हुए एक जाति को प्रभुत्व बताते थे, उनके खिलाफ महापुरुषों की मानवतावादी सोच को स्थापित करने का काम इन प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए किया। जब प्रबुद्धजन सम्मेलन शुरू हुए, पहला सम्मेलन हुआ तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरा, तीसरा प्रबुद्धजन सम्मेलन आया और चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ और 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ, प्रदेश की राजधानी में बात पहुंची तो सत्ता और विपक्ष के लोगों की बेचैनी बढ़नी शुरू हुई। उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं, जिस तरह का कार्य आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने शुरू किया है, वो दिन दूर नहीं जब तीसरे पंचायती चुनाव का परिणाम आएगा। आप देखना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल होगा। इस बात को मेरी आप याद रखना। प्यारे साथियों, इनमें हमने कुछ विषय रखे हैं, जैसे जातिवार जनगणना। कोई कुछ भी कहे, आप मेरे पार्लियामेंट के हर एक स्पीच को उठा के देख सकते हैं। मैंने पहले दिन से पार्लियामेंट में कहा था, मौर्य जी जिस बात को कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए। उसके लिए जातिवार जनगणना की जरूरत है और सिर्फ गणना की जरूरत नहीं है। गणना तो 2011 में भी हुई थी, क्योंकि जातिवार गणना 10 साल में होती है, लेकिन इस देश में SC ST की गणना तो होती है और अन्य जातियों की गणना नहीं होती है। 1931 के बाद हुई भी नहीं। लगभग
90 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। जातिवार गणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये भी पता लगना चाहिए, आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए कि किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास जहाज है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास रहने को घर है, किसके पास खेती की जमीन है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कौन ठेकेदारी कर रहा है, किसके खाते में कितने पैसे हैं, कौन सरकारी नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन भूखा सो रहा है, किसके पास छत नहीं है, किसकी आंखों में आंसू है, किसका पेट भूखा है, और कौन है जिनको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है। ये बात निकल के आनी चाहिए, ये निकल के आनी चाहिए, को पता लगना चाहिए, ये आंकड़े भी जारी होने चाहिए। और मैंने कहा था आपको, मैं तुलनात्मक रूप से बताऊंगा आलोचना। आप सामान्य जन सब जानते हैं, लंबे समय इस देश में आरक्षण की आलोचना होती रही। लंबे समय जाति के आधार पर हमारे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान होता रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पुल गिरता है तो इंजीनियरों की जाति देखी जाती है, कोई ऑपरेशन गलत होता है तो इंजीनियरों की डॉक्टरों की जाति देखी जाती है। लेकिन जब इस देश में 2019 के अंदर ईडब्ल्यूएस के जरिए बिना किसी सर्वे के, बिना किसी गणना के, बिना किसी आंकड़े के ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाता है और 10% सामान्य वर्ग के भाइयों को दिया जाता है, तब कोई आलोचना नहीं करता। अब इस देश में एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलता है। ये बात इसलिए जाननी जरूरी है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपको आरक्षण मिलता है तो आप उसको बताना कि आपको भी बिना कुछ के आरक्षण मिलता है, आप पे कोई शोषण नहीं हुआ है, फिर भी आपको आरक्षण मिलता है। हम पे हजारों साल शोषण हुआ है, और आंकड़े करवा लो तो आज भी पता लग जाएगा कि अभी भी बहुत बड़ा तबका हाशिए पर है, फिर भी इस आरक्षण की बैसाखी जो हमें मिली है उसके नाम से आपको दर्द होता है। तो इसलिए आलोचना सुननी, उस पर झगड़ा नहीं करना, उसका तथ्यात्मक रूप से जवाब देना है। और अभी पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए कानून लाया गया। अगर आरक्षण बुरा है तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात ये कैसे आपको सूझी, जबकि यहां तो बड़े लंबे समय से महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर संविधान आने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक रह गई है, आपकी सरकार ने बनाया है। तो आपको क्यों लगा कि महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत दिनों बाद आपको ये समझ में आया कि आरक्षण है क्या। असल में जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिसका नेता नहीं होगा, जिसकी आवाज नहीं होगी, उसके दुख दर्द पे कोई चर्चा नहीं होगी। इसलिए आरक्षण जरूरी है, और जब तक देश में गैर बराबरी रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया और ये कानून बनाया गया, मैंने उसमें भी डिमांड उठाई कि इनमें भी एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी उनकी स्थिति उस तरह की नहीं बनी है जिस तरह की दूसरी महिलाओं की स्थिति बन गई है। लेकिन क्योंकि संख्या कम थी तो हमारा विरोध बहुत मायने नहीं रख पाया, लेकिन हमने अपने विचार को वहां भी रखा। प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गणना हो और संख्या जारी हो, 1931 में पिछड़े वर्ग की संख्या 52% थी, और अगर इस बार 52% आए तो क्या मेरे साथ मांग करोगे कि 52% पिछड़े वर्ग के भाइयों को 52% सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में, ठेकेदारी में आरक्षण मिलना चाहिए? क्या आप इसमें, इस मांग में मेरा समर्थन करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। प्यारे साथियों, धन्यवाद। प्यारे साथियों,
लगातार संविधान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक मुहिम चलाई जा रही है कि संविधान किसी और ने लिखा है। ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि पिछले लंबे समय में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जरूरी हो या मजबूरी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सबको करना पड़ रहा है। कोई जरूरत में कर रहा है तो कोई वोट छीनने के लिए, लूटने के लिए मजबूरी में कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच यह है कि हमें संविधान की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है। जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है तभी से हमें संविधान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन जीने की आजादी मिली। प्यारे भाइयों, आज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाइयों पे जुल्म ज्यादती हो रही। अखबार उठाओ, कहीं बेटी का रेप, कहीं मूंछ रखने पर हत्या, कहीं घोड़ी पे बैठने पर हत्या, कहीं जला के मारना, कहीं हमारे धार्मिक स्थलों पे, मस्जिदों पे, बौद्ध विहारों पे, अंबेडकर भवनों पे, सांस्कृतिक विरासतों पे हमला, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे, पुराने ऐतिहासिक स्थलों पे हमला। जब अखबार पढ़ते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन इसका हल रोना नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों। इसका हल रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। इसका हल मैं आपको बता रहा हूं। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिस कौम को फ्री में खाने की आदत हो जाती है वो कौम कभी क्रांति नहीं करती, और जो कौम क्रांति नहीं करती उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, वो सत्ता में नहीं आती, और जो सत्ता में नहीं आती उनकी बहन बेटियां और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला है। लोकतंत्र में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। आप मेरी बात पे पहरा देने का काम करो। 8 घंटे अपने पेट को पालने के लिए, 2 टाइम के भोजन के लिए मेहनत करते हो, 2 घंटे राजकाज लाने के लिए काम करो। भाईचारा बहुजन समाज के लोगों में बनाओ और उनकी संख्या, उनकी हिस्सेदारी उनको दो, अपनी हिस्सेदारी अपने पास रखो और भाईचारा बना के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जब राजकाज बनेगा तो ऐसी नीतियां बनेगी, ना कोई भूखा सोएगा, ना किसी के सर पे छत की परेशानी होगी, ना किसी को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जेब कटवानी पड़ेगी, और ना इलाज के लिए अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों में जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, अब का आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आई लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। प्यारे साथियों, इस गैर बराबरी का अंत भी तभी होगा जब राजकाज आपके हाथ में होगा। वरना आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ, और वो 20,000 पदों में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। ये वही है जिनको चुनाव के समय हिंदू कहा जाता है, और चुनाव के बाद इनके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते ये उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का काम करती है।
और जब हम 5 दिन आंदोलन करके मजबूर करते हैं तो पिछले दरवाजे से कोर्ट जाकर उनको उनके अधिकारों को लूटने का काम करती है। प्यारे साथियों, ये रायगंज में, यही अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाके देखो 150 से ज्यादा घर है वहां और बड़े पैमाने पे SC/ST के लोग हैं। मेरे खटीक समाज के परिवार रहते हैं, कोली समाज के परिवार रहते हैं। उनको विस्तार के नाम पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वो 100 साल से वहां रहते हैं, उनके रोजगार वहां, उनके बच्चे, उनका भविष्य उजाड़ने की कोशिश की जा रही है विस्तार के नाम। और ये विस्तार कभी अमीरों की तरफ नहीं होता। आपको याद है जब ये एयरपोर्ट बना था तब भी कितने ही घर उजाड़े गए थे और मुआवजा नहीं मिला था। और मैं कह रहा हूं, चले विकास के नाम पे आप कुछ करना भी चाहते हैं तो जो 100 साल से वहां रह रहे हैं उनका विस्थापन, पुनर्स्थापन क्यों नहीं करा रहे? उनको पर्याप्त मुआवजा दो इसी सर्कल रेट में और उनको कहीं बेहतर अच्छी जगह शहर के आसपास जगह दो। अगर आप विस्तार ही करना चाहते हैं, विकास ही करना चाहते हैं, लेकिन ये विस्तार विकास नहीं है, ये उनकी लाठी से आपका विनाश है। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, लाखन जी ने और तमाम मनोज भाई, देवेश भाई ने, राहुल भाई ने वहां जाके आंदोलन किया, तब जाके उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था कम हुआ। अभी भी खतरा टला नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं रेलवे विभाग को भी और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि अगर विस्तार विकास के नाम पे गरीबों के घरों को उजाड़ने का काम करोगे तो आजाद समाज पार्टी से सीधा मुकाबला होगा। फिर आर्मी से मेरी बात क्या होगी? रास्ता है, अधिग्रहण करो। उन परिवारों को जो वहां 100 साल से रह रहे हैं उनको मुआवजा दो, कहीं और पुनर्स्थापित करो, उनके बच्चों को रोजगार दो। लेकिन आपकी मंशा नहीं। आपकी मंशा क्या, मैं बताता। आपकी मंशा है कोड़ियों के भाव जमीन लो और उसको बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को, पूंजीपतियों को करोड़ों के दाम बेच दो। आपने तो यहां जो भव्य राम मंदिर बनाया उसकी जमीन को भी नहीं छोड़ा। सब जानते हैं, सब जानते हैं आपने किस भाव ली और 10-12 घंटे बाद किस भाव जो है वो मंदिर ट्रस्ट को बेची। कुछ छिपावा, आप तो धर्म के नाम पे भी लूट करते हो, ये भी किससे छिपावा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुकानदारों से सावधान रहने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, मैंने पार्लियामेंट में मैं एक बिल लेके आया था, पता नहीं आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं गया क्योंकि मीडिया नहीं छापती उस तरह से। मीडिया मेरी उसी बात को छापेगी, उसी बात को दिखाएगी जिससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मीडिया मेरी उस बात को नहीं दिखाएगी जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेके आया था कि लगातार निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, लेटरल एंट्री, ठेकेदारी, संविदा के नाम पे हमारे लोगों को मरने के लिए 5,000, 7,000, 9,000, 11,000 में मरने के लिए झोंका जा रहा है। इसलिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC/ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये बिल में लेके आया, इसको किसी ने नहीं छापा। मत छापो, जिस दिन ताकत होगी ऐसा छापेंगे कि मिटेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसा छापेंगे, कहां छापेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में ताकत होगी तो यही उत्तर प्रदेश की असेंबली में छापेंगे बहुमत से कि वो ऐसे कानून के रूप में बनेगा कि आप चाहो ना चाहो SC/ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक पुरानी मूवी की एक शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिस काम को कांग्रेस भाजपा जैसे लोग नहीं कर पा रहे थे उसको हमारे ही बहुजन समाज के गुमराह नेताओं ने पार्लियामेंट में करने का काम किया
और मेरे SC ST भाई के कर्मचारी जो हैं उनको जो प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता था, उस बिल को लोकसभा में, उसी लोकसभा जिससे मैं चुन के आया, उसी लोकसभा से चुन के आए हुए हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति ने फाड़ने का काम किया। हालांकि उनमें और मुझमें बस इतना फर्क है, अगर मैं उनकी जगह होता तो उसको फाड़ता नहीं, उसका पुरजोर समर्थन करता और उसमें एक और बात ऐड करवाता कि SC ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, वरना कोई नहीं जाने देगा हमें उन ऊंची ऊंची कुर्सियों तक। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश की सरकार, यहां DGP कार्यवाहक बनता है, अगर वो SC ST OBC का व्यक्ति हो, चाहे विश्वकर्मा जी हो या कोई और हो, वो कार्यवाहक बनता है जब सजा दिया जाता है, तभी DGP कार्यवाहक हटके मुख्य रूप से बनता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल है, आप और मैं जानते हैं। और यहां भी कोई, यहां नेता बहुत हैं, उनके सरकार को पकड़ के रखने वाले, उनकी कुर्सियों को, लेकिन उन वर्गों में भी कोई मुख्य सचिव उनको नहीं मिल पाता। कभी कोई दिल्ली से आता है या फिर जिसको बनाया जाता है उसको ही, जिसको बनाना है उसको ही कहीं से उठा के लाके बनाया जाता है। ये इनका सामाजिक न्याय है। इसके साथ साथ मैंने जो ठेकेदारी है, उत्तर प्रदेश हो या देश, जितने भी कार्य सरकारी पैसे से होते हैं, उन ठेकों में, सरकारी ठेकों में पहले हमारी पूर्वोत्तर की सरकार ने SC ST के भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। जब उन महाशय की सरकार आई, उन्होंने उसको बढ़ाया नहीं। मैं और उनमें इतना फर्क है कि मैं होता तो SC ST के साथ OBC भाइयों को भी, अति पिछड़े भाइयों को भी ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा के देता। सरकारी ठेकों में उन्होंने किया क्या, इसके विपक्ष में उन्होंने उन ठेकों को, सरकारी ठेकों में जो आरक्षण का प्रावधान, उसको ही खत्म कर दिया। ये फर्क है उम्र में, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। प्यारे भाइयों, मंडल कमीशन, आप जानते हैं किस तरह मंडल कमीशन आया। और हिंदुत्व के ठेकेदारों, देश जानता है कि मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था और मंडल कमीशन का समर्थन कौन कर रहा था। कौन सा दल था जिसने मंडल कमीशन पर सरकार गिरा दी थी, और वो कौन था, कौन सा विचार था जो 45 दिन तक बोट क्लब पे आंदोलन कर रहा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा कौन लगा रहा था? मंडल कमीशन ने इनके पिछड़े वर्ग के भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में जो प्रावधान है, जिसमें देर हुई क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी कभी, जिसमें देर हुई उसको लागू करने की बात थी। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, बिल्कुल धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी सोच सामाजिक न्याय की थी। उसके साथ साथ दबाव था बहुजन समाज के नेताओं। लेकिन सामान्य साथियों, 2 सिफारिशें लागू हुई और 38 सिफारिशें अभी भी डस्टबिन में पड़ी हुई। इसलिए मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें लागू होनी चाहिए। इसके लिए भी हम प्रबुद्धन सम्मेलन में अपने लोगों से चर्चा करते हैं कि जब नीति बनेगी तो उसका लाभ सबको मिलेगा। प्यारे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जो मांग आज देश के मन में चिंता में है, उस पर बार बार चर्चा भी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस पे क्या सोचते हैं। प्यारे साथियों, बार बार चर्चा हो रही है कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव ईवीएम से हो, वो ऐसे हाथ खड़ा कर लें।
जो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव ईवीएम से होते रहें और जो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो हाथ ना खड़ा करें, वो मुट्ठी बंद कर लें ऐसे। और मैं मीडिया के बंधुओं को कहूंगा, ये लोकतंत्र है, जरा दिखाओ। 99.990% कमजोर वर्ग चाहता है कि उनके वोट के साथ कोई खेल ना हो और वो चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर में। बताओ, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, जब सरकार आपकी नहीं होती तो क्या होता है, सुनिए। लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में 27 नियुक्तियां हुई और 15 पद मुख्यमंत्री जी की सजातियों को चले गए। ना कोई नियम, ना कानून, ना कोई पूछने वाला, ना कहने वाला। अन्य सामान्य जाति के लोगों को 2 पद मिले। बोलो, जिस तरह से बोलते हो आप बोलो कि भ्रष्टाचार का क्या हल है कि अगर सत्ता मिल गई है तो संविधान के सारे प्रावधानों को लटके रख दोगे। प्यारे साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले बांदा में हुआ। कृषि विद्यालय में, जो कृषि विश्वविद्यालय है, 15 में से 11 पद मुख्यमंत्री जी की सब जातियों को गए। आप ये समझो, 70% अधिकार एक ही जाति को इस सरकार में मिल रहे हैं और ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और इनके दलों में के साथ मिलकर जो दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं ने जिन्होंने सरकार बना रखी है, उनकी आंखों की शर्म भी चली गई। उनके मुंह पर भी शब्द नहीं है कि वो इसका विरोध कर लें या अपने भाइयों के लिए हक की बात कर लें। प्यारे साथियों, आप जानते हैं मैं आजाद समाज पार्टी का अकेला सांसद हूं, लेकिन लोकसभा में हम देखते हैं कि देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगर तमिलनाडु का भी कोई विषय आता है तो उस पर मैं उनकी आवाज बनने का काम करता हूं। पार्लियामेंट में मैं नए सांसदों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाता हूं। हालांकि नंबर लड़ लड़ के आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि अपने क्षेत्र के साथ साथ सब जगह की आवाज उठाने का काम करूं। आप जानते हैं, प्रदेश देश में कहीं पर भी कोई अत्याचार हो, उसकी आवाज भी उठाता हूं और अगर कोई नीति गलत बन रही हो तो उसका भी विरोध करता हूं। आप जानते हैं, सत्ता के इशारे पर सबसे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के भाइयों ने लिखे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उन्हीं पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, उनकी वेतन विसंगता दूर हो, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उनके नियम सरल किए जाएं और उन पे जो कार्यभार जबरदस्ती लादा गया उसमें कमी हो, उनका बैकलॉग भरा जाए। अगर इस बात को भी पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया तो आपके इसी भाई ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया। और आप देखना, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जिस दिन हमें अवसर मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले दिन में ही बॉर्डर स्कीम खत्म करने का काम करेंगे और पॉलिसी बना के 8 घंटे की ड्यूटी पुलिसकर्मी भाइयों को दिलाने का काम करेंगे। और सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी उनको दिलाने का काम करेंगे अन्य कर्मचारियों की तरह, जिससे वो भी अपने परिवार को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम प्रयास कर सके। कई बार मैं देखता हूं छुट्टी नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गंभीर कदम उठा लेते हैं। इसलिए उनकी मांग को हम लोग लगातार उठाने का काम करें और बहुत जल्द पार्लियामेंट के जरिए भी
हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस एक्ट में रिफॉर्म हो और हमारी जो ये मांगे हैं उनको रखा जाए और पुलिस के भाइयों की पीड़ा कम। प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भाइयों के वेतन वृद्धि की मांग, पीआरडी के जवानों के वेतन वृद्धि की मांग, आशा बहनों के वेतन वृद्धि की मांग, आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि की मांग, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि की मांग यहां तो 3 महीने से मिला भी नहीं है, मैंने पढ़ा था अखबार में। उनके वेतन वृद्धि की मांग, उनको उचित मानदेय, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम चौकीदार, तमाम भाइयों के वेतन वृद्धि की मांग को हम लोग पार्लियामेंट में उठाते हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जब अवसर बनेगा, ताकत बनेगी, तो पॉलिसी बना के कम से कम 21,000 रुपए वेतन इन लोगों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे जिनका वेतन कम। प्यारे साथियों, एक समय था 0 फीस पे एडमिशन होती थी, 0 फीस पे, और शिक्षा अधिकार है हमारा। इस देश में राइट टू एजुकेशन के नाम पे कानून बना है, लेकिन आप जानते हैं जब स्कूल मंच के नाम पे बंद किए जा रहे थे तो पार्लियामेंट में इस सरकार का टेकुआ पकड़ने वाला भी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसने नियमों के अनुरोध में जागरूक आकर सरकार को उनकी गलती का एहसास कराने का काम किया, जिसके बाद पीसी करके शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने मेरी बात को ही दोहराते हुए कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल है वो बंद नहीं किए जाएंगे और जहां जरूरत है वो स्कूल भी बंद नहीं किए जाएंगे। हजारों स्कूल जो बंद किए जा रहे थे वो स्कूल पुनः जो है खोले गए। सम्मानित साथियों, लेकिन चिंता इस बात की है, स्कूल तो हैं लेकिन जितने विषय हैं उतने टीचर नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं और कोई पूछने वाला नहीं। मंत्री जी की सुरक्षा में लोग कम हो जाएंगे, उनकी सेवा में लोग कम हो जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने वाली शिक्षा में अगर टीचर कम हो जाएंगे, 6 महीने तक किताब नहीं मिलेगी, ड्रेस नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जब तक सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले की सुविधा नहीं आएंगी। और उसमें भी एक ही तरीका है कि गांव के प्रधान से लेके और राष्ट्रपति तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। गांव में विकास की योजना में सहायक बन रहे सेक्रेटरी से लेके, क्या कहते हैं गांव में आप उनको, सचिव से लेके, ग्राम सचिव से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक के बच्चों को जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी कि कानून बनाने वाले और कानून लागू कराने वालों के हित जब तक सरकारी स्कूल से नहीं जोड़े जाएंगे, उनके बच्चों का भविष्य नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं आएंगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए हम इसको पॉलिसी बना के उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। डीएम एसएसपी हो या कमिश्नर हो या चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव हो या डीजीपी हो, सीओ एसएचओ दरोगा जी हो या एडीएम एसडीएम कानून तहसीलदार हो, चाहे विधायक सांसद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य या चेयरमैन नगर पालिका के या जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, सबके बच्चों को शिक्षा सरकारी स्कूल में बनेगी और कानून बनेगा कि दिलवानी ही पड़ेगी। तब जाके आप देखना, एक कुर्सी पर जब किसान का बेटा बैठा होगा, जैसे पंक्ति है, दूसरी कुर्सी पे जिलाधिकारी का बेटा बैठा होगा, तीसरी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा, चौथे पे विधायक जी का बेटा बैठा होगा, 5वीं पे सांसद जी का होगा, 6ठी पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, 7वीं पे खेत में काम करने वाले, पेंट करने वाले, लोगों का घर बनाने वाले
खून पसीना लगाने वाले मजदूर का बेटा बैठा होगा तो आप देखना शिक्षा बराबरी की मिलेगी। और जब शिक्षा बराबरी की मिलेगी आप देखना फिर पता लगेगा किसमें कितनी काबिलियत। सम्मानित साथियों, आज आप इलाज कराने जाते हो, कहते हैं आयुष्मान कार्ड दे दिया, 6 यूनिट होगी परिवार में तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सामान्य साथियों, जिसके परिवार में 6 यूनिट नहीं है उसका क्या? जिसके परिवार में 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 है और वो गरीब है, मगर वो भी अपने पिता से, पत्नी से, मां से, बेटी से, बेटे से, बहन से उतना ही प्यार करता है जितने अमीर धन्ना सेठ करते हैं। वो भी चाहता है कि इनको कुछ ना हो। जब उसके इलाज के लिए उनके पैसे नहीं होते तो घर बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, जेवरात गिरवी रखते हैं। कब तक चलता रहेगा भारत? इसलिए मैंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों को ऐसा बनाएंगे कि प्राइवेट अस्पताल उसके मुकाबले कहीं ठहर नहीं पाएंगे। और कैसे बनेंगे? सरकार जनता को पैसे दे रही है, आयुष्मान कार्ड ले लो, बनवा लो, 5 लाख का इलाज बुक कर लो। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से 5 लाख रुपए आयुष्मान के लिए मत दो, एक एक जिले में जितने पैसे आयुष्मान के लिए दिए उनके बेहतरीन हॉस्पिटल बनवा दो तो किसी को इलाज की समस्या नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। बजट उठा के देखो, एक एक जिले में जो बजट बना है लगभग उसी बजट में एक एम्स जैसा हॉस्पिटल जिले में बन सकता है, एक हायर सेंटर बन सकता है। मेरी बात को याद रखना। और प्यारे साथियों, हम तो एक सीधा काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि इससे ज्यादा फीस प्राइवेट अस्पताल नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो मैंने पहले कहा, जो कानून बनाने वाले हैं और जो लागू कराने वाले हैं उनका और उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। फिर आप देखना जब सांसद जी, विधायक जी, चेयरमैन साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जब डीजीपी, एडीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ, एसएचओ, दरोगा जी, हेड कांस्टेबल साहब, तहसीलदार, कानूगो, नायाब, एसडीएम, एडीएम, जिलाधिकारी, कमिश्नर, जब इनके बच्चों का इलाज, कुदरत ना करे बीमार हो, लेकिन बीमार होने पे जब इनका और इनका इलाज, जब एक बेड पर जिलाधिकारी जी का इलाज होगा, दूसरे पे विधायक जी का, तीसरे पे सांसद जी का, उनके परिवार के लोगों का, और उन्हीं पे मेरे और आपके जैसे गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चों का इलाज होगा, उनके परिवार का, तब आप देखना क्या परिवर्तन होगा। ऐतिहासिक क्या, डॉक्टर टाइम पे मिलेगा, दवाई बाहर से नहीं लिखी जाएंगी, सारी मशीन वही होंगी, एक्सरा हो, ईसीजी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, रिपोर्ट टाइम पर आएगी, स्टाफ पर्याप्त होगा, नेताजी को गर्मी ना लग जाए, एसी लगेगा अस्पतालों में, साफ सुविधा होगी, तो उसके इलाज का लाभ आपको और मुझे भी मिलेगा, गरीब परिवार को। मेरी बात को आप याद रखना। सामान्य साथियों, मैं आपसे भी कुछ मांगना चाहता, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या ये सरकार अगर चाहे तो महिलाओं को घर पर रोजगार नहीं दे सकती? क्या बताओ? पॉलिसी बना ले। मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूं, लेकिन जान सब गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग अपने यहां शुरू कर दें तो आबादी हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां शुरू हो जाए, जो माल हम बड़ी बड़ी कंपनियों से बनवा रहे हैं वो हम गरीब परिवारों से क्यों नहीं बनवाते, समूह बना के? मैन पावर हम पे बहुत है। अगर वही कच्चा काम हम लोग ग्रामीण महिलाओं को दे दें तो घर में इनका सम्मान भी बढ़ेगा, इनकी इज्जत भी बढ़ेगी और इनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका भी मिलेगा। सम्मानित साथियों,
आज 5,000, 7,000, 9,000, 11, 17,000 में सफाई कर्मचारी की ड्यूटी। सबसे गंदा व्यवसाय, सबसे गंदा काम, और ठेकेदारी पे देते, पक्की नौकरी देते। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब हमें अवसर मिलेगा तो समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू होगी। जो सुविधा और वेतन सरकारी कर्मचारी को मिलता है, पहले तो प्राइवेट कर्मचारी नहीं होंगे, ठेका संविदा नहीं होंगे, सबको नियमित करेंगे। जितने भी ठेके संविदा बनाए गए हैं रोस्टर के अकॉर्डिंग उन सबको नियमित करेंगे। ये हमारी मांग थी कि निगम बने, ये हमारी मांग थी। लेकिन अगर अवसर बनेगा तो अगर प्राइवेट रोजगार भी देना पड़ा तो उसको वेतन और सम्मान सुविधा वही देंगे जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे नहीं दोगे? उठा के रखो 3 घंटे तक, तभी माना जाएगा कि आपके अंदर संकल्प है। सम्मानित साथियों, हाथ नीचे कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने एक स्थान पे आजाद समाज पार्टी को मौका दिया है। हालांकि मैंने सूरज को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, आपने सूरज का हाथ उस तरह नहीं पकड़ा, यानी कि आप अभी रोशनी नहीं चाहते हो। सूरज निकलेगा तभी तो आपके घरों में उजाला आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक सांसद आपने बनाया तो आपके इतने मुद्दों पे चर्चा होती है, सरकार से आंख मिला के जवाब मांगा जाता है। आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में अगर आप ग्रामीण सरकार, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी का बनाएं तो आप देखिए कैसे आपके क्षेत्रों में काम नहीं होगा। जिनकी बागडोर चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, क्या वो आदमी गलती कर सकता है? क्या वो आदमी आपसे मुंह मोड़ सकता है? क्या वो आपके काम को ना कर सकता है? क्या वो छिप सकता है आपसे? अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मेरे क्षेत्र में गुलदार ने लोगों की जान लेने का काम किया, तो मैंने औरों की तरह सिर्फ निर्देश नहीं दिया, मैं खुद ही वहां चला गया और जंगल में जाके रात बिताई कि अगर कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आएगा, फिर मेरी मां बहनों तक जाएगा, मेरे भाइयों तक जाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ, दिन रात जंगल में जो हमने कॉबिंग की तो 3 गुलदार आज तक पकड़े गए और उनको कानपुर लाके चिड़ियाघर में, यहां कानपुर चिड़ियाघर में छोड़ा जा रहा है। पहले उनको पकड़ते थे वहीं छोड़ देते थे, लेकिन जिस दिन मैंने देखा एक 8 साल के बच्चे को नोच दिया उस गुलदार ने, 8 साल के बच्चे को, और उसके पिता मां को मैंने देखा, उसकी मां मुझसे कह रही कि 5 लाख रुपए मुआवजा देती है सरकार, तो कहती है कि मेरे बच्चे की कीमत 5 लाख रुपए, क्या भैया मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मेरा बच्चा लौटा दो। मैंने उसे वचन देते हुए कहा कि जब तक तेरे आंसू पूछ के उन गुलदारों को पकड़वाने का काम नहीं करूंगा तब तक मैं अपने कमरे पे नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे रात जंगल में बितानी पड़े। और परिणाम ये हुआ कि वो आदमखोर गुलदार पकड़ा गया। प्यारे साथियों, 5 लाख रुपए किसी की कीमत नहीं हो सकती, इसलिए मैंने सरकार से मांग की कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और उससे पहले से आदमखोर गुलदार को पकड़ना चाहिए। लेकिन सामान्य साथियों, इस सरकार की नींद नहीं खुली। आज आप देखते होंगे छुट्टा पशु, कई बार वीडियो आती है किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को, किसी काम जाते बच्चे को, किसी स्कूल जाते बच्चे को उठा के फेंक देते। आवारा कुत्तों का भी ये हाल है। लेकिन ये सरकार इंसानों की जान की परवाह नहीं करती। और सही बात तो यह है कि ये उन पशुओं की परवाह भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से करती है, वरना आप चेक करके देखो, बीफ एक्सपोर्ट में हम दूसरे तीसरे नंबर पे चले गए। कौन से नंबर में? दूसरे नंबर पे चले गए। और जब ये आए थे तो शायद
छठे सातवें नंबर पे होंगे। देखो मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ये जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग दूसरे नंबर पे चले गए और यहां छुट्टा पशुओं ने लोगों को की खाल उधेड़ने का काम किया। आप गौशालाओं में जाइए, कई बार आप देखते हैं गायें मरी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सम्मानित साथियों, मुझे और आपको चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी दुख तकलीफें कैसे दूर होंगी, हमारी समस्याओं का कैसे हल होगा, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी गरीबी बेबसी लाचारी कैसे खत्म होगी, हम पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म कैसे खत्म होगा, हमारी आंखों के आंसू कैसे सोखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कैसे सम्मान मिलेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और एक ही फॉर्मूला है, भाईचारा बनाइए। क्या लिखा है? अस्तित्व बचाओ, अस्तित्व बचाओ, अस्तित्व बचाओ, अस्तित्व बचाओ। और जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया है वो तमाम महापुरुष वो हैं जिन्होंने अपने और अपने परिवार के अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपने जीवन को निछावर किया, तब जाके आज ये कपड़े हमारे तन पे आए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमारे मंच पर उपस्थित है, हालांकि ये भी सच है कि तब से ही लोग मुस्लिम कहने लगे हैं जब से मैं बोलने लगा। उससे पहले तो अल्पसंख्यक कहते थे, आप लोग इस बात को जानते हैं। नहीं जानते हो तो अपने जो राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछ के देख लो। अल्पसंख्यक समाज कहते थे। मैंने कहा कि इतने बड़े समाज को, उनके आइडेंटिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो मुस्लिम समाज ही कहना चाहिए। आज जरा सी कोई बात हो जाए एकदम बुलडोजर आ जाता।